तो लाइक जब प्राइस $1 पर यूनिट है तो मार्केट डिमांड है 75 यूनिट्स। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1 to 1.5 रुपीज, डेफिनेटली ये वाला रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे होगा। इस तरह अगर प्राइस जो है वो 1 से लो है तो वो वाला रिलेशनशिप यहाँ पे लाइन होगी। तो जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये ड्रा करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्राइस के और क्वांटिटी डिमांडेड के, तो ये इंटरसेप्ट टर्म है और स्लोप जो है वो बेसिकली इस कर्व का जो है वो चेंज जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो द डिफरेंस इज that individual demand curve represent behavior of an individual person, और जो इंडिविजुअल पर्सन के केस में जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। मार्केट डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स डिमांड बिहेवियर्स of more than one persons in the market, because in reality, in real world, there are more than one customers or individuals purchasing goods and services in the market. तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर्व है वो मार्केट डिमांड कर्व है। उसकी सिंपल ग्राफिकली हम उसको कैसे ड्राइव करते हैं कि दिस इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हॉरिजॉन्टल समीशन में हम क्या करते हैं, वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो क्वांटिटी डिमांडेड इंडिविजुअल हैं उनको हम नोट करेंगे और उन सबको हम ऐड करेंगे, तो दिस विल गिव अस क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, ये इस प्राइस पे। इस तरह जब प्राइस बढ़ेगी तो उस प्राइस पे आपको पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होंगी, तो फिर हम हायर प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होंगे, जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे उनको नोट करेंगे और उन वैल्यूज को ऐड करने से हमें हायर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड का आंसर मिलेगा। अगर प्राइस P डैश से लो है तो इस तरह हम मूव करेंगे राइट साइड पे और इंडिविजुअल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि P प्राइम के मुकाबले में अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी, क्योंकि इनवर्स एक्सक्यूज रिलेशनशिप मी है। सर, जी सर ये जो इसमें फोर्थ है, सर ये जी, तो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट नहीं कर रहा, मतलब इसमें प्राइस भी ज्यादा और क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा है। वो इस नहीं, वो वायलेट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली सम है पहले 3 का। ओके ओके ओके, ठीक। प्राइस तो सेम है। इस प्राइस पे ये जो Q1 डैश, Q2 डैश और Q3 डैश है ना, ये इन तीनों को ऐड करने से Q डैश की वैल्यू आएगी। ये आपको एक बड़ा जो एक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली इसलिए है कि यहाँ पे आपने इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया है। क्लियर? ओके सर। जी। ओके। अब ये जो रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, ये इंडिविजुअल में भी नेगेटिव था तो मार्केट में भी नेगेटिव है। अगर प्राइस P प्राइम से बढ़ जाए तो क्या करेगा, हर शख्स पहले से कम चीज परचेज करेगा। तो जब हम उन सबको ऐड करेंगे तो वो Q डैश लाजमी तौर पे कम होगी। ये एरो इसमें ये माउस मूव करता आपको नजर आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है। जी ठीक है। तो सिमिलरली अगर P प्राइम से प्राइस लो है, फॉर एग्जांपल यहाँ इन दोनों के सेंटर में किसी प्राइस की बात करें, तो अब इस पे क्या होगा, आपको पता है कि प्राइस डिक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी। तो इससे अल्टीमेटली आपके पास जो क्वांटिटी आएगी ना मार्केट की, वो Q डैश से ज्यादा होगी, यानी हम वी विल बी टू द राइट ऑफ Q डैश। अब हम बात करेंगे assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो जिनको आप कह सकते हैं कि assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कंडीशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हमने शुरू में बात की है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, if
क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अब ये जो अदर फैक्टर्स हैं, जो assumptions हैं, बेसिकली कोई भी इकोनॉमिक लॉ अंडर सर्टेन assumptions या कंडीशंस होल्ड करता है, तो वो कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 इज इनकम। लॉ ऑफ डिमांड के होल्ड करने के लिए जरूरी है कि इनकम फिक्स रहे। अब प्रीवियस सेशन में हमने एक एग्जांपल की बात की है आपकी पॉकेट मनी की। आप सिचुएशन ये है कि आपकी पॉकेट मनी डबल हो गई है कि 100 रुपीज से बढ़ के 200 रुपीज हो गई है। आप और गुड्स जो आप दो चीजें कैंपस से परचेज कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, उनकी प्राइसेस भी डबल हो गई। तो इससे क्या होगा? इनकम डबल हुई 100 से 200, प्राइस ऑफ कोक और पेप्सी डबल हुई 25 इंक्रीज करके 50, बर्गर 70 की बजाय 140 150 का हो गया। कोई फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी डिमांड कम होगी? एनीबॉडी? देखें, लॉ ऑफ डिमांड के होल्ड करने के लिए जरूरी है कि इनकम जो कंज्यूमर की है उसमें कोई चेंज नहीं आए। इनकम भी बढ़ जाए और प्राइस में कोई भी चेंज ना आए, तो अब आप पहले से ज्यादा चीजें परचेज कर सकते हैं। लाइक पॉकेट मनी डबल हो जाए, प्राइस ऑफ पेप्सी वही है, प्राइस ऑफ बर्गर वही है, तो अब आप अपने लिए और अपने किसी दोस्त के लिए भी वही दो चीजें परचेज कर सकते हैं। मेरी ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज करे तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी। ये हमने इनिशियल रिलेशनशिप की बात की है। अब सिचुएशन ये है कि आपकी पॉकेट मनी डबल हो गई, 100 रुपीज इंक्रीज करके 200 रुपीज हो गई। तो अब अगर बर्गर की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम नहीं होगी, ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। वजह ये है कि चूंकि अब आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी इनकम अब 100 रुपीज नहीं रही, अब 200 रुपीज है, तो बर्गर 70 से 100 का भी हो जाए, 110-20 का भी हो जाए, तो अब भी आप बर्गर कम नहीं करेंगे, वो उतना ही परचेज करेंगे, तो ये लॉ जो है वो वायोलेट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि देयर इज नो चेंज इन इनकम। तो वो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है? नंबर 1 इज इनकम, रिप्रेजेंटेड बाय आई। कुछ बुक्स में इनकम को वाई से भी डिनोट करते हैं। सेकंड इज टेस्ट और प्रेफरेंसेस। थर्ड इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, prices of substitutes or complements. Another assumption is price expectations. Another assumption is population. तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनकम पे। तो लॉ ऑफ डिमांड के होल्ड करने के लिए, यानी इनकम और प्राइस के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप के होल्ड करने के लिए जरूरी है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी सेम। इनकम भी बढ़ जाए और प्राइस भी बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगी। इस तरह इनकम कम हो जाए अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो प्राइस में कोई चेंज ना भी आए तो आप पहले से कम चीज परचेज करेंगे। आपकी पॉकेट मनी जो है वो 100 रुपीज से कम होकर 50 रुपीज हो गई। अब
पैसे की प्राइस वही 25 रुपए है और बर्गर वही 70-75 का आ रहा है, तो अब आप उतना परचेज़ कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि इनकम चेंज हो गई है। आपकी परचेज़िंग पावर ही उतनी नहीं है। आप दोनों चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते। अदर फैक्टर इज़ टेस्ट और प्रेफ़रेंसेस। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रहे कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम या ज़्यादा होती है, तो उससे हम सेम डिमांड कर्व में मूव करते हैं। मूवमेंट इज़ मूवमेंट अलोंग द कर्व। आप इनिशियल डिमांड कर्व को ज़रा देखें, पेज है 101 यहाँ। एक होती है मूवमेंट अलोंग द कर्व और दूसरी सिचुएशन है शिफ्ट ऑफ द कर्व। इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं आप लोग? एनीबॉडी? ना नो सर, अभी इसका सर। आइडिया नहीं मूवमेंट है। अलोंग द कर्व, ये जो प्राइस P1 क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, इस कॉम्बिनेशन को आप कहें दिस इज पॉइंट ए, या यहाँ पे जब ये जो माउस है ना, दिस इज पॉइंट ए, ये कॉम्बिनेशन है P1 Q1। यस। दूसरा कॉम्बिनेशन है P2 और Q2 का, तो ये दूसरा है, इसको आप कह लें P2, सॉरी बी, ये दिस इज पॉइंट बी। तो जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करते हैं। ये मूवमेंट है उसी सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट है, दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये कब होती है? जब किसी चीज की अपनी प्राइस कम या ज्यादा हो। अब फॉर एग्जांपल इनिशियल प्राइस थी P2, अब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड थी Q2, अब प्राइस बढ़ गई, P2 से इंक्रीज करके P1 हो गई, तो अब क्वांटिटी डिमांडेड पहले से कम होगी, Q2 से रिड्यूस होकर Q1 हो जाएगी, यानी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये कब होती है? ये है जब किसी चीज की अपनी प्राइस चेंज होती है। जिस चीज की डिमांड की बात कर रहे हैं, जब उसकी अपनी प्राइस चेंज होगी तो हम डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे। लेकिन जब assumptions में चेंज आती है तो फिर ये डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, यानी हम इस डी डिमांड कर्व के या तो राइट पे न्यू डिमांड कर्व पे होंगे या लेफ्ट साइड पे होंगे। उस सिचुएशन में जब अदर अदर फैक्टर्स या assumptions या कंडीशंस चेंज होती हैं तो उस वक्त फिर आप सेम डिमांड कर्व पे नहीं हैं, आप एक न्यू डिमांड कर्व पे हैं। तो जब इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ द कर्व, तो शिफ्ट ऑफ द कर्व राइट पे भी हो सकती है और लेफ्ट पे भी हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखें। अब जब इनकम चेंज होगी, तो इनकम के चेंज होने से जो पहला फैक्टर है, अगर ये डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, तो ये जितने भी अब हम assumptions या डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी वजह से जब भी इनमें चेंज आएगी तो उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। तो सेकंड डिटर्मिनेंट इज टेस्ट और प्रेफरेंसेस। डिटर्मिनेंट assumption कंडीशन एक ही बात है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जब ये पहले केस में फिगर 3.6, एन इंक्रीज इन डिमांड रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन मनी इनकम। अब जब इनिशियल इनकम थी 100 रुपीज, आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज थी, तो आप इस डिमांड कर्व पे थे। जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप न्यू डिमांड कर्व पे हैं। न्यू डिमांड कर्व इज D-D-, दिस इज राइट वर्ड शिफ्ट। जब इनकम कम होगी तो इनिशियल आपका डिमांड कर्व जो मोबाइल डाटा की डिमांड को शो कर रहा है, दैट इज DD। अगर आपकी पॉकेट मनी या आपके मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली जो आपको घर से पैसे आते हैं, वो मंथली बजट अगर आपका कम हो जाए तो आप किस चीज की डिमांड पहले से कम कर देंगे और उस केस में डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा डिटर्मिनेंट कंडीशन assumption है टेस्ट और प्रेफरेंसेस। तो जब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग चेंज होती है तो इससे भी
डिमांड कम या ज़्यादा होगी। आपकी जिस चीज़ की हम डिमांड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल डाटा की, मोबाइल डाटा की प्राइस में चेंज ना भी आए, आपका टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं, तो फिर भी उसकी डिमांड कम या ज़्यादा हो जाएगी। रूटीन में क्या होता है, डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होती है, यानी मोबाइल डाटा की प्राइस कम हो जाएगी तो आप ज़्यादा डाटा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो प्राइस में चेंज ना भी आए, आपका जो टेस्ट है, आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग चेंज हो गई, तो इससे भी आप मोबाइल डाटा का यूज़ पहले से कम या ज़्यादा कर देंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब सेम प्राइस पे, जिस चीज़ की डिमांड की बात कर रहे हैं, सेम प्राइस पे अगर आप किसी चीज़ को पहले से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। सेम उस चीज़ की प्राइस में कोई चेंज नहीं आई और आप उस चीज़ की डिमांड पहले से कम कर देते हैं, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो ये एंड पे जो समरी टेबल है ना, वो इन रिलेशनशिप्स को जो है वो समराइज करेगा। टेबल मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दिस इज टेबल 3.1। ये जितने भी फैक्टर हम स्टडी कर रहे एक्सक्यूज मी हैं। सर। जी सर सर 10:30 होने वाले हैं, टाइम जी 40 मिनट्स बिल्कुल ठीक कंप्लीट है, हम होने वाले स्टॉप हैं, करते सम हैं, अप कर बिल्कुल ठीक है। बस सम अप कर। यहाँ पे हम जो है ना इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली हम शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये शिफ्ट फैक्टर कौन से हैं? ये बेसिकली वो सारी एजम्पशंस हैं, वो कंडीशंस हैं जिनको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया था। तो जब तक वो फैक्टर एजम्पशंस कांस्टेंट हैं, तब तक हम सेम डिमांड कर्व पे हैं। जब एजम्पशंस में चेंज आती है तो फिर डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो ये टेबल 3.1 को आप देखें, ये फैक्टर इसमें लिस्टेड हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज अपने ना रोल नंबर ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें, जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है। 24 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो नेक्स्ट मंडे को तो क्लास इंशाल्लाह रूटीन में होनी है, तो उससे पहले एक क्लास जो है वो हमें कोई अरेंज करनी पड़ेगी, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलें ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रोल नंबर मुझे भेज दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।